नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है। लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और हरियाणा की बात करें तो प्रदेश में भी रोजाना 5000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। कोरोना को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरह से सतर्क है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को भरोसा भी दिया कि कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है। उनका कहना है कि प्रदेश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सरकार वैक्सीन और टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ा रही है। इन सब के बीच दिल्ली और चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन भी लग चुका है। लॉकडाउन के डर से मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार ने फिलहाल कह दिया है कि प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन भी नहीं लगाया जाएगा। प्रदेश में उद्योग धंधे सामान्य तरीके से चलते रहेंगे। कोरोना को लेकर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को क्या संदेश दिया है, आपको सुनवाते हैं। आज भी हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी है, आईयूसी बेड्स की व्यवस्था पूरी है, वेंटिलेटर्स भी पर्याप्त मात्रा में हैं, कहीं किसी को कोई कमी नहीं आएगी। हमारे अस्पताल सब सुसज्जित हैं। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जैसे पिछली बार अलर्ट था, पिछली बार भी हमने जो उनको निवेदन किया था तो खुल करके जैसे कोरोना वॉरियर्स के रूप में वो काम में आए थे, उसी प्रकार इस बार भी वो कर रहे हैं। आगे नया यानी व्यक्तियों को कोरोना ना फैले, इसके लिए और जो कई आयाम हैं वो भी हम सब कर रहे हैं। 30,50,000 वैक्सीनेशन के टीके ये सब लगाए जा चुके हैं। पिछले दिनों में हमने 11 तारीख से 14 तारीख तक एक वैक्सीनेशन का प्रदेश व्यापी टीका महाअभियान ये चलाया था। वैक्सीनेशन उत्सव इसका नाम दिया था, जिसमें लगभग 6 लाख टीके ये हमने उन 5 दिनों में ही लगाए हैं। अभी 20 अप्रैल से एक बड़ा महाअभियान सभी विभागों के सहयोग से फिर से करने वाले हैं, ताकि 45 वर्ष से ऊपर की आयु के सब लोग ये वैक्सीनेशन का टीका ये अवश्य लगवा लें। वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रवासी मजदूरों को भरोसा दिया है कि डरने की जरूरत नहीं है, मजदूरों को दिक्कत नहीं आने देंगे। सुनिए। इस समय प्रोक्योरमेंट की बात है। प्रोक्योरमेंट पिछले वर्ष भी कोरोना के समय में ही हुई थी और ठीक प्रकार से सारी व्यवस्था हमने की थी। बाजारों में भी हमने मास्क उपलब्ध कराए थे, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए थे और सब लोग दूरी बना करके रखें, ऐसे काम सबने किए थे। और मंडियों के परचेज सेंटर ये हमने अलग से बनाए थे, बड़ी संख्या में बनाए थे। इस बार भी हम वो सब कर रहे हैं। हमारी प्रोक्योरमेंट में इस समय आधे से ज़्यादा अनाज जो है वो मंडियों में आ चुका है। जो मजदूर भाई हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ रहें चाहे अपने प्रदेश में रहें, घर में रहें, स्थिति एक जैसी है, कहीं अंतर पड़ने वाला नहीं है। सावधानियां यहाँ भी बरतनी होंगी, सावधानियां वहाँ भी बरतनी होंगी। इसलिए हम निश्चिंत होकर के बिना किसी चिंता से अपने अपने काम में लगे रहें और वहाँ पर जो सूचनाएं आपको मिलती हैं, डिस्टेंस दूरी बनाकर रखना, आधी संख्या दिन में काम करे, अगर डबल शिफ्ट करनी है तो आधी संख्या रात को करे, 3 शिफ्टें करनी है तो 3 बार शिफ्टें करें, इस प्रकार से। और किसी को छुट्टी के दिन भी अगर कोई फैक्ट्री बंद रहती तो छुट्टी के दिन का उपयोग करें, लेकिन लगातार अपने काम को करते हुए सारी व्यवस्थाएं जो हमारे प्रबंधक हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, वो सब प्रबंध व्यवस्था करके स्थानीय हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ करके रहें। कोई भी किसी प्रकार की कठिनाई आएगी तो हरियाणा सरकार आपके साथ खड़ी है। हरियाणा सरकार हर प्रकार सहयोग करेगी। प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन की संभावनाओं पर गृह मंत्री अनिल विज ने विराम लगा दिया और कहा कि हरियाणा में अभी वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगेगा। सरकार कोरोना से जुड़ी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। सुनिए। पर कोई विचार नहीं किया। नहीं, अभी कोई नहीं है। हम टाइम टू टाइम जो प्रदेश की स्थिति है उसको मॉनिटर करते हैं और उसके बाद ही हम निर्णय लेते हैं। हमने इस पर कोई विचार नहीं किया। नहीं, अभी कोई नहीं है। हम टाइम टू टाइम जो प्रदेश की स्थिति है उसको मॉनिटर करते हैं और उसके बाद ही हम निर्णय लेते हैं। हमने इस पर कोई विचार नहीं किया। नहीं, अभी कोई नहीं है। हम टाइम टू टाइम। चलिए, बड़ी बहस के बड़े सवालों से आपको रूबरू करा दें। सबसे बड़ा सवाल, कोरोना की बढ़ी रफ्तार को लेकर हरियाणा में तैयारी कितनी है और कोरोना की ये रफ्तार आखिर काबू में कैसे आएगी। लॉकडाउन का जो डर मजदूरों में लगातार दिख रहा है, एक बार फिर से पलायन की जो स्थिति मजदूरों के अंदर दिखी है,
आखिर मजदूरों को आश्वस्त करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद मजदूर लॉकडाउन न लगने को लेकर कितने आश्वस्त हुए हैं, बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार केसेस बढ़े हैं, इसको काबू कैसे किया जाएगा, कोरोना की बढ़ी हुई रफ्तार को लेकर आखिर प्रयास कैसे किए जाएंगे कि इस रफ्तार को कम किया जाए, केसेस को कम किया जाए, ये बड़ा सवाल है। और साथ साथ बड़ा सवाल ये भी कि मजदूरों में लॉकडाउन का डर कैसे कम होगा। हमने देखा कि किस तरह से इंडस्ट्रियल एरियाज से मजदूरों ने एक बार फिर से पलायन शुरू कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि किसान आंदोलन की वजह से पहले से ही काम कम है और अगर लॉकडाउन लगा तो खाने बिना मर जाएंगे, ये डर किसानों को सता रहा है। इन्हीं तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। वीरेंद्र चौहान जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ, वेणु अग्रवाल जी कांग्रेस की नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और रणबीर लोहान जी नेता इनेलो के हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। डॉक्टर नरेश पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हैं IMA हरियाणा के और BR भाटिया जी प्रेसिडेंट हैं FIA के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। वीरेंद्र चौहान जी, सबसे पहला आपसे सवाल आखिर यही कि किस तरह से लगातार जो बढ़ते हुए केसेस हैं, सरकार ने अपनी तरफ से लगातार हर मुकम्मल कोशिश की है लेकिन इसके बावजूद केस बढ़ रहे हैं। जो कोरोना नाम की महामारी या बीमारी है, ये वास्तव में अभी भी इतना लंबा समय, इस मायने में कि महीनों में हम उसको कह सकते हैं, उसको आए हो गए, लेकिन अभी भी काफी हद तक इस वायरस का स्वभाव, चरित्र वो रहस्यमयी है। वो जब आया था तब जितना रहस्यमयी था, आज भी इस कारण से रहस्यमयी लगता है कि उसका स्वरूप, म्यूटेटेड स्वरूप वो दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। यूं कह सकते हैं, देसी भाषा में कहना हो कि भेष बदल के आ गया है। तो एक ऐसे विचित्र वायरस से मानवता का सामना हो रहा है जिसके बारे में हम जितना जानते हैं, जितना उसका पीछा कर रहे हैं, उससे अधिक अभी ऐसा है जो अभी जानना है। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि हमें प्रतिपल अपनी तैयारी को अपडेटेड रखना पड़ेगा, चौकन्ने होकर के काम करना पड़ेगा। और जब तक इस वायरस की प्रॉपर काट नहीं मिल जाती, प्रॉपर काट से मेरा अभिप्राय, जब तक ये महामारी वाले स्वरूप से बाहर हम इसको धकेल नहीं देते हैं वैक्सीनेशन के दम पर, या कल को कोई उपचार भी इसका नहीं आ जाता, तब तक इसके साथ हम सब की समूची मानव जाति की गुत्थम गुत्था की स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। हमें और आपको, यानी पूरे समाज को, सरकार को, सबको मिलकर जहां जहां सतर्क रहने की जरूरत है, वो काम अपने हिस्से का सबको करना पड़ेगा। सरकार के स्तर पर जो करने का है वो सरकार निरंतर कर रही है। हर व्यवस्था को चाक चौबंद करने का प्रयास है। आज भी मुख्यमंत्री जी हरियाणा के लोगों से रूबरू हुए और उन्होंने सरकार की तैयारी के जो अलग अलग आयाम हैं उनका जिक्र किया। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम सबको अपना मनोबल बनाए रखना है। व्यवस्थाओं हमने काफी हद तक दुरुस्त की हैं। अस्पतालों में चाहे ICU बेड्स हो, चाहे PPE किट्स हो, चाहे कोई इंजेक्शन की बात हो और चिकित्सकों की उपलब्धता हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स या वेंटिलेटर्स की बात हो, हमने पर्याप्त मात्रा में वो उपलब्ध कराए हैं। शॉर्टेज जैसी कोई स्थिति कम से कम आज नहीं है। हमारा प्रयास है कि वो भी ना, उसके लिए भी अग्रिम तैयारियां सारी की जा रही हैं। लेकिन उस सबके बावजूद जो महत्वपूर्ण बात है कि जिस स्थिति का हम सब सामना कर रहे हैं, उस स्थिति में पैनिक नहीं होना है। चाहे वो श्रमिकों की बात हो, चाहे साधारण नागरिक की बात हो, हमें संयम से मनोबल का स्तर अपना मजबूत रखते हुए अपनी इम्यूनिटी व्यक्तिगत तौर पर बढ़े, इसकी व्यवस्था करते हुए भी वैक्सीनेशन में जिसकी बारी आ रही है, वैक्सीन लगवाते हुए इस महामारी के साथ जो हमारा आपका मानवता का महायुद्ध है उसमें विजयी होना है। मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही है
कि कहीं अगर कोई खामी लगती है व्यवस्था में, क्योंकि मनुष्यों द्वारा तैयार की गई, मनुष्यों पर आधारित व्यवस्था है, उसमें कहीं कमियां खामियां हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि जहां कहीं कोई कमी है, हम उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। कोई भी उसको पॉइंट आउट करेगा, हम उस खामी को दूर करने में पूरी ताकत लगा देंगे। लेकिन वीरेंद्र जी, तैयारियों की बात अगर की जाए, आपकी तरफ से दावा है कि तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन जो बड़ा सवाल है कि उन तैयारियों की नौबत न आए। केसेस लगातार जो बढ़ रहे हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? लगातार सरकार जागरूकता के पहलू पर काम कर रही है, जागरूक करने की कोशिश भी दिखी है, और यही हरियाणा के नागरिक हैं जिनकी कोशिशों से एक बार हमने कोरोना को हराया है। लेकिन दूसरी लहर में जो सुपर स्प्रेडर स्ट्रेन है, उसकी वजह से कितना घातक नतीजा इसका हो सकता है, ये हम देख रहे हैं। इसके बावजूद भी केसेस कम नहीं हो रहे हैं, इसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, कारण क्या है, मैंने बहुत शुरू में जो कुछ वाक्यांश बोले उसमें मैंने कहा है कि वायरस के स्वभाव, उसके अंदाज को अभी हाल समूचे विश्व में कायदे से पकड़ने में हम लोग माने विशेषज्ञ वो कामयाब नहीं हुए हैं। आज भी बहुत सारी चीजों को प्रिडिक्ट करना कठिन है। ये जो वेव जिसका सामना आज हम कर रहे हैं कि इस रूप में आएगी, शायद दुनिया में कहीं किसी को नहीं लगता था। हम लोगों ने जिस मनोभाव और जिस तैयारी के साथ पहली वेव को ढाया, गिराया, उसको काबू किया, इस वेव के मामले में भी हमें और थोड़ी सतर्कता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। एक दो चीज देखने को मिल रही है, वो ये है कि ये वेव या वायरस का ये दौरा ये अधिक खतरनाक है, ये अधिक मारक है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस स्थिति में कारण क्या है, इसको तो बाद में भी तय कर लेंगे। आज स्थिति ये है कि जहां कहीं चाक चौबंद व्यवस्था को और करने की जरूरत है, आइए उसको करें। जहां हमको चौकन्ने होने की जरूरत है, व्यक्तिगत तौर पर, संगठनों के तौर पर और इंस्टीट्यूशंस के तौर पर, सरकार के तौर पर, हर मोर्चे पर आइए चाक चौबंद करें चीजों को। जहां कहीं कोई कमी है, खामी है, उसको दूर करें। एक पॉजिटिव मन के साथ सबको मिलकर करना पड़ेगा। ये शायद मील मेघ निकालने का समय नहीं है, ये मिलकर वायरस के सिर में मेघ ठोकने का समय है। ठीक है वेणु अग्रवाल जी, अगर आप कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ, मेरा सवाल आपसे जुड़ा हुआ यही है कि फिलहाल सरकार की तैयारियों से विपक्ष कितना आश्वस्त है, और आखिर बढ़ती हुई रफ्तार के पीछे क्या कारण आप लोगों को दिख रहा है? देखिए, थोड़ा देरी से मैं आपके साथ कनेक्ट हो पाई, तो मैंने जो पहले आपकी वार्ता सुनी वो नहीं सुन पाई हूँ, जो भी मेरे भाई वीरेंद्र ने कहा। लेकिन अभी जो मैं उनको सुन रही थी उसके हिसाब से तो ऐसा समझ में आ रहा था कि भाई वो मान रहे हैं कि ये बीमारी बढ़ रही है और संक्रमण जो है वो एक सुनामी बन चुका है, और खुद का पल्ला झाड़ते हुए नजर आए कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने आप निभानी चाहिए, क्योंकि वो मानते नजर आए कि मनुष्य की बनाई हुई चीजें हैं तो कमियां हो सकती हैं। तो अर्ली स्टेज पर वो मान रहे हैं इस बात को कि हमारी जो बनाई हुई वैक्सीनेशन है उसमें कमी हो सकती है, हमारे जो इंतजामात हैं उनमें कमी हो सकती है। हम भी मानते हैं, बिल्कुल इस बात को हम मान रहे हैं, क्योंकि आज जो हम ये दयनीय स्थिति देख रहे हैं, बिल्कुल ये तो हम भी मानते हैं कि हर किसी को अपनी परवाह करनी चाहिए, कि क्योंकि हर किसी की जान कीमती है उसके परिवार के लिए, क्योंकि वहां पर सरकार आने वाली नहीं है आगे, तो इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारी तो स्वयं ही लेनी चाहिए। लेकिन जो सरकार की गैर जिम्मेदाराना जो हम हालात देख रहे हैं, जो उनकी निर्दयता देख रहे हैं, कि सारा दिन हम फोन पर एक ही रिंगटोन सुनते आ रहे हैं पिछले 1 साल से, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन यह हमारे पीएम पर, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर इम्प्लाई नहीं होता। जब वो जाते हैं रैलीज में, वो जाते हैं बंगाल की चुनाव रैलीज में, वहां पर बहुत खुशी से कहते हैं, जहां देखिए चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, और जब वो टीवी पर संबोधन देने आते हैं, मात्र संबोधन, तो वो कहते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो भाई एक चेहरा तो रखिए अपना, सच्चाई का चेहरा तो रखिए जनता के सामने। इतनी बड़ी महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और हमारा देश इन सब में सबसे ऊपर है, टॉप पर है आज हमारा देश इस संक्रमण की सुनामी में। ये जो संक्रमण आज फैल रहा
है, इंडिया सबसे आगे है। हमें गर्व होता अगर किसी और चीज में हम कहते कि इंडिया सबसे आगे है, लेकिन आज बीमारी को कंट्रोल ना करने पर और सबसे ज्यादा संक्रमण आने पर इंडिया सबसे आगे है। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरी भी आपसे यही गुजारिश है, भाई जितना हो सके अपना ध्यान रख लीजिए, क्योंकि सरकार के जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल नहीं है और हमें मदद करनी चाहिए सरकार की, ताकि हमारे भाई बहनों पर किसी तरह की गाज ना गिरे, हमारे भाई बहन सुरक्षित रहें, क्योंकि पूरा देश हमारा है, पूरा प्रदेश हमारा है। रणवीर लोहान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। फिलहाल सरकार की तैयारियों से आप कितने आश्वस्त हैं और तैयारियों में क्या कोई कमी दिख रही है? देखिए सर, कोरोना महामारी से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन 4 महीने 20 दिन हो गए किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठा है। इस महामारी से, इस कोरोना की बीमारी से एक भी किसान की कोरोना की वजह से डेथ नहीं हुई, शहीद नहीं हुआ। ये इस बीमारी का बहाना बना करके इस किसान आंदोलन को खत्म करने की एक साजिश है। मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के मेरे भाई से कि ये रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, कुंभ स्नान है, अब कुंभ स्नान में लाखों लोगों ने कुंभ स्नान किया और इनके मंत्री तीरथ रावत जी, उत्तराखंड के मंत्री, उन्होंने कहा कि गंगा मैया में डुबकी लगाइए और कोरोना भगाइए, कोरोना होगा ही नहीं। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का कथन है, कहना है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सरकार नाइट का कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जब नाइट कर्फ्यू लगा दिया तो 11 बजे तक शराब के ठेके क्यों खोले जा रहे हैं? ये क्या दोहरा चरित्र नहीं है? कहीं रोड शो हो रहा है। अब ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना की महामारी है तो एक डेट में आप इलेक्शन करवा दीजिए। अब चुनाव आयोग कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, एक डेट में नहीं हो सकता क्योंकि मोदी जी की 10 रैलियां वहां बची हुई है। तो ये दोहरा चरित्र इस देश के साथ, इस प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन करवाए गए, पंचायत के इलेक्शन करवाए गए, वो क्या जरूरी थे? ये पूछना चाहूंगा कि रोड शो कह रहे कि गैदरिंग आओ, लाखों की जनता देखिए, और दिल्ली में आके कहते हैं कि देशवासियों 2 गज की दूरी जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब ये दोहरा चरित्र है, इस देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज हिसार में 372 करके कोरोना आए हैं। हिसार जेल में वेंटिलेटर की आज भी कमी है। जब ये कोरोना महामारी शुरू हुई, इस प्रदेश के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में एक भी वेंटिलेटर नहीं था, लेकिन आज भी 1 साल के बाद वही स्थिति है कि हिसार में आज वेंटिलेटर की कमी है। आज न्यूज में देखो कि इन 2-3 डिस्ट्रिक्ट में मेरे को जो पता चला है कि वेंटिलेटर की बहुत सारी कमियां हैं, बेड की कमियां है, डॉक्टर्स की कमियां है। 1 साल पहले कहा था कि डॉक्टर की कमी है, इन सारी सुविधाओं की कमी है, लेकिन नहीं, किसी भी तरह की कोई सरकार के दिमाग में जो तक नहीं रही। मैं चौहान साहब आपके पास भी लौटूंगा। ठीक है, ठीक है रणवीर जी, मैं डॉक्टर नरेश आपके पास आना चाहूंगा। फिलहाल किस तरह से आप देख रहे हैं लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं और इसके पीछे कारण आप क्या मानते हैं? क्या जो सुपर स्प्रेडर स्ट्रेन का जिक्र किया जा रहा है, जो म्यूटेटेड वर्जन है, ये एक बड़ा कारण है, या फिर अभी भी जो लोगों के जहन में एक आश्वस्त सी छवि बन गई है कोरोना की कि शायद कोरोना नहीं होगा या फिर कोरोना होके निकल चुका है, लोग ठीक हो जा रहे हैं, क्या ये बड़ा कारण है? डॉक्टर नरेश। देखिए, डेफिनेटली इसके मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन क्योंकि एक डबल म्यूटेशन वायरस है और इस वायरस की जो इन्फेक्टिविटी है, यानी इसका फैलाव बहुत रैपिड स्टेज पे है और इस बार इसके जो टारगेट है वो केवल एडल्ट नहीं, बच्चों के अंदर भी बहुत तेजी से फैल रहा है और कहीं ना कहीं बच्चों में जैसे इंसेफेलाइटिस के माइल्ड इन्फेक्शन आके वो घरों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन मल्टीपल टाइम्स बढ़ रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, निसंदेह इसमें तो कहने में कोई चीज नहीं है कि लॉकडाउन के बाद जैसे धीरे धीरे वापस रिज्यूम हुई, उसके बाद लोगों ने कोरोना की बीमारी को एक कैजुअल तौर पर लिया और जैसे ही ये वापस सेटल हुए वाली, वो मैं सही मायने में कहूँगा अभी तक भी लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। सही मायने में तो कहा जाए कि जब तक किसी इंसान को खुद कोरोना नहीं होता, वो इसको आज भी कहीं ना कहीं फेक और झूठी बात मान रहा है, पर जब खुद उसको हो जाता है तो वो उसमें पैनिक अटैक पे आ जाता है कि हमारे हेल्थ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना बर्डन बन चुका है कि हर जगह पैनिक की सिचुएशन दिखाई जा रही है। इस बारे में मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कोविड के लिए हमें मल्टी कोड इसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे।
जैसे मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले मेडिकल हमें सोल्यूशन, जिसके अंदर जहाँ पे भी अगर हमें कोई पर्टिकुलर जोन होता है कि जहाँ पे मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं, वहाँ पे टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई है, केसेस को फाइंड आउट किया जाए, उनमें आइसोलेट किया जाए, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, लोगों को उनकी सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाए। दूसरा जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भी हमारे हर बड़े हॉस्पिटल्स में या जहाँ कोविड केयर पेशेंट्स हैं, वहाँ एक बाहर ओपीडी की व्यवस्था की जाए, जिसके द्वारा कुछ पेशेंट जो अननेसेसरी अपने इंश्योरेंस के बल पे या इससे बड़े सिम्टम्स में भी हॉस्पिटल में या डॉक्टर को दबाव बना के बेड के अरेंजमेंट के लिए वहाँ पे प्रेशर बनाते हैं, जिससे भी एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, उसको कंट्रोल किया जाए कि उनको घर पे माइल्ड सिम्टम्स या एसिम्प्टोमेटिक डिसीज घर पे ट्रीट किया जाए। तीसरी चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा कि मेडिकल सोल्यूशन के बाद दूसरा आता है सोशल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। जी देखिए, बीमारी में क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, इसका आज तक कोई ट्रीटमेंट जो हम कहें कि ये 100% इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, तो आज तक फाइंड आउट नहीं हुआ है। इसमें हमारी इम्यूनिटी वायरस के खिलाफ फाइट करती है, और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें, साइकोलॉजिकली हम स्ट्रॉन्ग रहें। पर इसके अंदर मैं इस बात को कहने में भी संकोच नहीं करता कि कहीं न कहीं मीडिया भी कुछ चैनल ये कोविड की न्यूज को हॉरर शो जैसे उसी तरह दिखाते हैं कि कहीं पे जैसे अगर वहाँ पे इतनी डेथ हो गई है कि वहाँ पे कहीं बिल्कुल रियल प्लेस जगह नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, तो कृपया आपके माध्यम से निवेदन है कि कोविड न्यूज को इतना सेंसेशनल ना बने। और इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट कहना चाहता हूँ कि इस टाइम पे हमारे रोज जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे एक्टर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, उनको आगे बढ़ के माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केसेस के लिए होम ट्रीटमेंट को प्रपोज करना। ठीक है डॉक्टर नरेश, बिल्कुल इस पहलू पर प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आता हूँ वीरेंद्र जी, लेकिन फिलहाल बी.आर. भाटिया जी ने इंतजार किया तसल्ली से तफसील से। बी.आर. सर, आपने सबको सुना, राजनीतिक पहलुओं को भी सुना और मेडिकल टर्म्स को भी आपने सुना कि फिलहाल स्थिति क्या है और क्या होना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रीज को लेकर स्थिति क्या है? हमने पलायन की तस्वीरें भी देखी, एक बार फिर से मजदूरों के जहन में वो डर आ गया है कि शायद कहीं लॉकडाउन न लग जाए, कहीं फिर से रोजी रोटी का संकट न हो जाए। कोरोना की दूसरी वेव से इंडस्ट्रीज पर क्या असर फिलहाल पड़ा है और आने वाले वक्त में इसकी संभावनाएं क्या दिख रही हैं? फरीदाबाद की बात मैं करूं क्योंकि मैं फरीदाबाद को रिप्रेजेंट करता हूं जी। फरीदाबाद में इस तरह का हमने कोई ऐसा केस नहीं सुना जिसमें कोई वर्कर पलायन कर रहे हो। वर्कर हमारे फैक्ट्रियों में हैं, ऑलरेडी हैं, काम ठीक चल रही है, और मतलब ऐसी कोई हमें समस्या नहीं लगी जिसमें हमें ऐसा फील हो जैसा आपके टीवी चैनल पर मैं देख रहा हूँ किसी सोनीपत के या कहीं का दिखा रहे हैं वर्कर पलायन कर रहे हैं। ऐसा फरीदाबाद में हमें सुनने को नहीं मिला, कहीं भी ना हमने देखा ना हमने सुनने को मिला, और ना हमारी कोई इंडस्ट्रीज की कंप्लेंट है, किसी भी इंडस्ट्रीज की कोई ऐसी शिकायत है कि भाई हमें वर्कर जा रहे हैं, वर्कर की दिक्कत आ रही है। सब काम स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। इवन नाइट का कर्फ्यू जो लगाया गया सरकार द्वारा, उसमें भी लोगों ने अपने शिफ्ट को अकॉर्डिंगली चेंज किया है। 10 बजे से पहले फैक्ट्री में वर्कर चले जाते हैं, सुबह 5 बजे के बाद शिफ्ट के आवर्स बना रखे हैं जिसमें वो वर्कर छूटते हैं। ऐसी कोई समस्या फरीदाबाद में हमने नोट नहीं की कि कहीं कोई वर्कर पलायन कर रहे हो या जा रहे हो। ठीक है वीरेंद्र चौहान जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लगातार आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल ये कि आखिर इस कोरोना काल के एक साल में हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बदला है, कितना मजबूत किया है, और जो सवाल विपक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उठा रहा है उस सवालों में आप दम कितना देख रहे हैं, कितना वजन आप देख रहे हैं? देखिए, मेरा बहुत विनम्रता से यही निवेदन है कि प्रतिपक्ष के मित्र वे प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के लिए इतने बेताब हैं कि उन्हें टेलीविजन चैनल पर बैठकर झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही। वे निर्लज्जता के साथ ये कह रहे हैं कि वेंटिलेटर जब कोरोना आया था तब भी नहीं थे, आज भी नहीं है, डॉक्टर तब भी नहीं थे, आज भी नहीं है, अस्पताल तब भी नहीं थे, आज भी नहीं है। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा लोगों को गुमराह करने वाला और इससे बड़ा दोगला चरित्र कुछ हो नहीं सकता। जिस दिन कोरोना आया था वहां से लेकर आज तक लगातार देश में भी
और प्रदेश में भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और बेसिक से लेकर के फिर स्पेशलाइज्ड जो फैसिलिटीज हैं जिसमें आईसीयूज हैं, वेंटिलेटर्स हैं, हर चीज में विस्तार हुआ है, लगातार विस्तार हो रहा है, राज्य में भी और राज्य के बाहर भी। उसके बाद अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये कहे कि वहीं खड़े हैं, तो इसमें यूं कहना पड़ेगा और ये सच्चाई है कि उनके राजनीतिक दिमाग की गरारी। ठीक है, लेकिन चौहान साहब ये बताइए कि इस वायरस के स्प्रेड को क्रैक डाउन करने के लिए हम कितने कामयाब फिलहाल हैं, अगर आज की बात की जाए? सुनिए, मुझे पूरी करने दीजिए मेरी बात, विनम्रता से, मैंने सबको सुना। जहां हम थे वहां से खूब आगे बढ़े हैं, फैसिलिटीज में मैनीफोल्ड विस्तार हुआ है, न वेंटिलेटर की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, न अस्पतालों की कमी है। फिलहाल हरियाणा में बेड्स की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन लोकदल के प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर बैठकर निर्लज्जता से झूठ बोल रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, विपक्ष कितनी हल्की सियासत कर रहा है इस आफत के समय, इस मुसीबत के समय, ये वेणु जी के कहने के अंदाज से आप अनुमान लगा सकते हैं। मैंने बहुत विनम्रता से कहा हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, फिर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कहीं कोई खामी है तो हम उसको दूर कर लेंगे। कांग्रेस की प्रवक्ता अपने राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के अंदाज में पैनिक फैलाने बैठ गई आपके चैनल पर। वो कह रही है लोगों, सरकार मदद नहीं करेगी, अपनी मदद खुद कर लेना। इससे ज्यादा भ्रामक और इससे ज्यादा दोगली बात बताइए क्या हो सकती है? मैंने ऐसा कहा था क्या? मैं तो यही बैठा हूं, आपके डिबेट में पैनल पर हूं, मेरी मौजूदगी में मेरी कही बात को ये तोड़ मरोड़ सकती हैं, बिल्कुल तोड़ मरोड़। चलिए, इसका जवाब वेणु अग्रवाल जी से ले लेते हैं। ठीक है वेणु अग्रवाल जी, इसको लेकर आपका क्या कहना है? और साथ साथ ये भी बताइए कि अगर हरियाणा में सरकार को आप बता रहे कि सरकार की कोशिशें मुकम्मल नहीं है, तो कौन सा ऐसा कांग्रेस शासित राज्य है जिसको आप नजीर के तौर पर फिलहाल पेश करना चाहेंगी, उसका उदाहरण कि ये कांग्रेस शासित राज्य है, इसका ये मॉडल है स्प्रेड को क्रैक करने के लिए और ये मॉडल हरियाणा सरकार अपनाए? देखिए, जितना जैसे मेरे भाई वीरेंद्र ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल करना बनता भी है और होना भी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं। जितना फोकस आपने मूर्तियां बनवाने में, आपने स्टेडियम बनवाने में, स्टेडियम का नाम बदलने में, मंदिर के ऊपर राजनीति करने में, चुनावी रैलीज में, महाकुंभ में जितना फोकस किया, अगर उतना फोकस आप अस्पताल बनाने में, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में कर लेते तो आज जनता में त्राही ना होती। आपको जनता की फिक्र नहीं है, आपको सत्ता की फिक्र है। आप केवल ये चाहते हैं कि जनता चाहे भूखी मरे, लेकिन हम झूठ बोलेंगे और राज करेंगे, जनता को बेवकूफ बनाएंगे और राज करेंगे। केवल राज करने से मतलब है आपको। आज आपको जनता, आज हमारे देश में आप देखिए वैक्सीनेशन की कमी पड़ गई है, वैक्सीन कम है और ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के देशों से वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। भाई पहले अपना घर तो बचाइए। अगर किसी घर में मुसीबत आती है तो वो पहले अपने बच्चे पालता है या पहले पड़ोसी के बच्चे जाकर बचाता है? आप क्यों नहीं प्रैक्टिकल बनते हैं? ठीक है वेणु जी, जो मेरा सवाल का दूसरा पहलू था कि कौन से कांग्रेस शासित राज्य ने इस वायरस के स्प्रेड को, दूसरी वेव को क्रैक किया है, उसका कौन सा उदाहरण है? दबाने में, कुचलने में जितने माहिर हैं, यदि आप अपने देश को, अपने प्रदेश को ऊपर ले जाने की अंदर से आपके अंदर नियत होती, आपकी नीति होती, तो आज ये हाल ना। वेणु जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? वेणु जी, पूरे वेणु जी, आप सुन पा रही है मुझे? इसको कंट्रोल करना, वेणु अग्रवाल जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है क्या? जिम्मेदारी से चूके हैं, आपने जिम्मेदारी को साइड में रखकर। चलिए ठीक है, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। रणवीर लोहान जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। लोहान साहब, ये तो सौभाग्य है कि अगर कोरोना की वजह से किसी किसान की मौत नहीं हुई तो ये सौभाग्य ही है, क्योंकि इस कोरोना ने किसी को नहीं बख्शा। कोरोना ने किसान देखता है, न अमीर देखता है, न गरीब देखता है, न स्टार देखता है। लगातार बड़े बड़े दिग्गजों को भी इसने बख्शा नहीं है। तो ये सौभाग्य ही माना जाए कि किसानों के बीच अगर इस तरह से वायरस का स्प्रेड नहीं हुआ तो ये सौभाग्य कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको कोशिशों में कहाँ कमी दिख रही सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से, वो भी उस स्थिति में जब बड़े बड़े देश जो थे उनको कोरोना के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। यूरोपियन कंट्रीज में कोरोना इस तरह से घातक हुआ कि वहां पर महीनों का लॉकडाउन लगा है और लगातार इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए सर, आपका पहले तो मैं इस बात का जवाब दूंगा किसानों वाली बात से कि किसान शायद कोरोना से बच जाएगा, लेकिन कृषि के काले कानून से नहीं बचेगा। इसको खत्म करना चाहिए केंद्र सरकार ने। और दूसरी बात कोरोना की,
मैंने जो कमी लगी वो मैं बताऊंगा सर कि 1 साल पहले वेंटिलेटर नहीं था किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन आज मैंने, जैसे वीरेंद्र जी ने कहा कि नल्लो के प्रवक्ता झूठ बोले, मैंने आज ये कहा कि आज कमी है। मैंने ये नहीं कहा वेंटिलेटर नहीं, वेंटिलेटर आए हैं, लेकिन आज कमी है, क्योंकि बहुत से जिले ऐसे जहां 500, 400, आज हिसार में जैसे 372 केस है, लेकिन वहां पे आज वेंटिलेटर की कमी है। और दूसरी बात, 1 साल पहले भी 1000 डॉक्टर की कमी थी और आज भी 1000 डॉक्टर की कमी है। एक भी डॉक्टर भर्ती नहीं किया। आप बताइए वीरेंद्र चौहान जी, आपकी सरकार ने किया क्या है? सिर्फ और सिर्फ शराब बेचने पे लगी हुई है, शराब घोटाले पे लगी हुई है। आज किसान सबसे ज्यादा दुखी है, उसका बारदाने की कमी है, उसकी फसल की उठान नहीं है। 24 घंटे में आप फसल के पैसे देने की बात कर रहे हो, 24 घंटे में पैसे नहीं आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये सुविधाओं की कमी है। और क्या है, 1 साल में आपने ये किया क्या? स्वास्थ्य के ऊपर आपने एक बार भी ना तो काम किया, ना इसके ऊपर किसी तरह की कोई टेंशन आपने ली। तो प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाह रही है कि 1000 डॉक्टर पहले की भी कमी थी, आज भी कमी है, तो आपने क्यों नहीं भर्ती किए? और वेंटिलेटर की कमी है, क्यों नहीं भर्ती किए आपने? और शराब के 11 बजे तक 12 बजे तक बेचने पे लगे हुए, और आपने लॉकडाउन 10 बजे का कर दिया। तो ये क्या दोहरा चरित्र नहीं है भारतीय जनता पार्टी का? रैलियां कर रहे हो, रैली के ऊपर पाबंदी लगाओ। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है आपको कि आपको रोड शो रैलियां नहीं करनी चाहिए और एक डेट में इलेक्शन होना चाहिए। कुंभ का मेले में आपने जिस मंत्री ने कहा कि डुबकी लगाओ, आपके मंत्री को आपने तुरंत प्रभाव से सरकार से निकाल देना चाहिए। ये क्या कोई बयान है? इस देश के बच्चों के साथ खिलवाड़, इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ है। आपने बच्चों के स्कूल बंद कर दिए, तो क्या आप लोग शराब के ठेके नहीं बंद कर सकते? चलिए लोहान साहब, इसी का जवाब मैं डॉक्टर नरेश से ले लेता हूं। वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं वो मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर नरेश ये बेहतर बता पाएंगे। डॉक्टर नरेश, हमने देखा कि लगातार इस पूरे कोरोना काल में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स रहे हैं, जो डॉक्टर रहे हैं, वो दिन रात मेहनत करके फ्रंटलाइन पर कोरोना वायरस से लड़ते रहे, मरीजों को ठीक करने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब वही डॉक्टर इतनी तमाम कोशिशों के बाद ये बड़ी बड़ी रैलियां देखते होंगे, ये कोरोना के साथ साथ जो कुंभ में भीड़ पहुंची है, ये आप लोग देखते हैं, तो फिर आप लोगों का मनोबल क्या टूटता नहीं है? आप लोगों को अपनी कोशिशों पर फिर उतना ही यकीन रहता है? देखिए, बिल्कुल ये दुर्भाग्य की बात है कि पहली बात तो हमारे देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो बहुत ही कंपैरेटिवली वीक स्ट्रक्चर है। दूसरा, यहाँ पे जो हेल्थ के रिलेटेड जो अवेयरनेस और एजुकेशन है, वो भी बहुत पुअर है। इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जो बड़े हॉस्पिटल हैं, वो जहाँ भी जिसकी पहुंच होती है वहां तक फर्स्ट सिम्टम्स लेके ही एकदम से वहां पे भीड़ मिलता है। तो ये अवेयरनेस है। तीसरा पॉइंट मैं जो कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली हमारे करीब हजारों डॉक्टर्स ने इस कोविड को लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी है, और उसके बावजूद हमारे, चाहे हम पोलिटिशियन की बात करें या कहीं और इसमें हम टीवी में या दूसरे माध्यम से देखते हैं कि खुलेआम कहीं की भीड़, कहीं रैलियां चल रही है, तो कहीं न कहीं तो हमें दुख व कष्ट पहुंचाता है। तीसरी चौथी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन और जी। एक तरफ गाड़ी के अकेला आदमी बैठा है, वो मास्क नहीं लगाता, उसके ऊपर चालान है, और हजारों की रैली में बोलने वाला स्पीकर है, वो बगैर मास्क के खड़ा। तो इस तरह की जब चिंताएं या ये देखते हैं तो डेफिनेटली हम डॉक्टर। बिल्कुल डॉक्टर नरेश, इसी में एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा, क्या ये स्ट्रेटेजिक फेलियर है या फिर लोगों की लापरवाही है? अगर इस तरह से सेकेंड वेव आ चुकी है और इसकी रफ्तार भी पहले की तुलना में अगर हम देखें कि 2 लाख केसेस लगातार जिस तरह से हाल में सामने आए हैं, स्ट्रेटेजिक फेलियर मानते हैं आप इसे, या फिर लोगों की लापरवाही एक बड़ा कारण है? प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, सुन लेते हैं पहले। डेफिनेटली इसमें लापरवाही हम कहें। हेलो जी डॉक्टर नरेश, कहिए। इसमें डेफिनेटली लापरवाही हम जरूर इस चीज को मानते हैं कि लोगों ने इसको अब बहुत कैजुअली लेना शुरू कर दिया। एक सिंपल सी चीज है, वैक्सीन बात की बात है, पहले मास्क पहनना ही आपको सबसे पहले सेफ्टी और सबसे पहली वैक्सीन है। लोगों ने मास्क को बहुत कैजुअल तौर पर केवल पुलिस के चालान बचने के लिए अपनी के ऊपर जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए पहनते हैं, जबकि इसको अगर वो अच्छे से इफेक्टिवली पहने, अपनी हैंड हाइजीन मेंटेन करें, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, तो कोविड की स्टेज से हम डेफिनेटली लड़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये केवल सेकंड वेव का सवाल नहीं है। अभी हमें कोविड के साथ काफी लंबे टाइम तक रहना पड़ेगा। आगे
कौन सी वेव्स आएगी। तो इसमें हमें जागरूकता और बिल्कुल हमें इसके साथ सीरियसली इसको हमें फाइट आउट करना है। बिल्कुल, जागरूकता पर सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर नरेश, मैं आपका रुख करूंगा। लेकिन भाटिया साहब, मैं फिलहाल आपसे जानना चाहूंगा कि फरीदाबाद में आपका ये कहना है कि पलायन बिल्कुल नहीं है, इसको लेकर आप लोगों ने अपने एंड से क्या कोशिश की जो सोनीपत में नहीं हो पा रहा है? सोनीपत की लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपील की है मजदूरों से कि कोई भी दिक्कत हम होने नहीं देंगे और लॉकडाउन नहीं लगेगा, इस बात को भी लगातार दोहराया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर आप लोगों ने मजदूरों को कैसे आश्वस्त किया है, कैसे यकीन दिलाया? देखिए, ऐसा कोई हमें यकीन दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि काम फरीदाबाद में सब इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट ठीक चल रही हैं, बढ़िया तरीके से चल रही हैं। इस टाइम अगर हम लेके चले तो कई सेक्टर्स हैं हमारे, ऑटोमोटिव सेक्टर्स है, फार्म इक्विपमेंट है या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर्स हैं, वो अपने पीक पे चल रही हैं। मतलब बहुत अच्छी प्रोडक्शन चल रही है। जब वर्कर्स को काम रेगुलर मिल रहा हो और उसको ऑलरेडी जॉब पे हो और ओवर टाइम मिल रहे हो, तो पलायन क्यों करेगा? पलायन तो तब करते हैं जब लगता है कि काम भी नहीं है और यहाँ बैठ के क्या करेंगे, फिर अपने घर क्यों ना जाएं। हमारे फरीदाबाद में ऐसी कोई शिकायत नहीं है और काम बहुत अच्छा चल रहा है इंडस्ट्रीज का। इस टाइम मैक्सिमम इंडस्ट्री, मैं 100% की तो बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम इंडस्ट्री अपने बिल्कुल पीक पे चल रही है इस टाइम। जो रिस्ट्रिक्शन सरकार की तरफ से लगाई गई हैं, चाहे वो नाइट कर्फ्यू की बात की जाए, हालांकि वीकेंड लॉकडाउन को सिरे से खारिज किया गया है फिलहाल के लिए। गृहमंत्री ने खुद ये कहा कि अभी वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में भी क्या अलग से कोई आप लोगों की तरफ से कोशिश की जाएगी, या फिर मजदूरों के लिए सबसे बड़ा विकल्प यही कि काम है तो मजदूर भी यहाँ पर है? कौन सा मैं लौटता हूँ जी? बिल्कुल, काम है तो इसलिए मजदूर रुके हुए हैं। और इवन यहाँ तक मैं आपको बताऊं, जैसे नाइट का कर्फ्यू है, नाइट में रात को 10 बजे से 5 बजे तक का है। ये बहुत अच्छे टाइमिंग रखे हैं सरकार ने। बिल्कुल 10 बजे से पहले नाइट शिफ्ट शुरू कर देते हैं लोग। उन्होंने अपनी कोई शिफ्ट को थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया ताकि टाइम पे वर्कर फैक्ट्री के अंदर आ जाएं और सुबह 5 बजे तक काम करते रहते हैं। बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो इसलिए सरकार ने जो भी किया है ये उसके साथ हम बिल्कुल समर्थन करते हैं उसका, और ऐसी कोई हमें शिकायत भी नहीं आ रही। चलिए चौहान साहब, मैं आपके पास आता हूँ। फिलहाल सवाल यही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभी भी विपक्ष आश्वस्त नहीं है, कम से कम आपकी कोशिशों से। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है वीरेंद्र चौहान जी की, लोगों में अगर लापरवाही आई है तो फिर उसका कारण क्यों ना कहा जाए कि जिस तरह से कुंभ में भीड़ जुटी, जिस तरह से राजनीतिक रैलियों में भीड़ जुटी है, अगर वहां पर लोगों को कोरोना नहीं हो रहा है तो आम जनता को आप ये संदेश कैसे दे पाएंगे कि भैया कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है? देखिए, ये तो कहना गलत होगा कि जहां कहीं भीड़ जुटती है वहां कोरोना नहीं है और एक भीड़ में है और दूसरी भीड़ में नहीं है। कोरोना एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार वो लोकदल के प्रवक्ता ही कर सकते हैं यहाँ बैठ के कि कोई कोरोना को नहीं। ये तो कांग्रेस किसानों का आंदोलन खत्म करने की सरकार की साजिश है। ऐसी सोच, ऐसी नासमझी भरी टिप्पणी कोई लोकदल के प्रवक्ता हमारे लोहान साहब जैसे मित्र ही कर सकते हैं। कोरोना वीरेंद्र चौहान साहब बताइए ना फिर कि आखिर अगर केंद्रीय मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को अगर किसान आंदोलन में कोरोना दिखता है तो उनको कुंभ में क्यों नहीं दिखता, उनको राजनीतिक रैलियों में क्यों नहीं दिखता? कोरोना केंद्रीय मंत्री या केंद्र की सरकार को सब जगह दिखता है। कोरोना कुंभ से लेकर के बंगाल की रैलियों तक सब जगह लगातार कोरोना के अनुकूल बिहेवियर के लिए सबको कहा जा रहा है और उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। मैं केवल एक दो सवाल उठाना चाहता हूं, उनमें से आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाने चाहिए। संकट का दौर है और संकट हकीकत वाला संकट है, रियल खतरा है। रियल खतरा है तो ही तो हम पर सवाल उठा रहे हैं लोहान साहब और वेणु जी। और उस रियल खतरे के समय में कौन क्या कह रहा है, कैसा आचरण कर रहा है, ये उसकी गंभीरता का पैमाना होना चाहिए और हो सकता है। रियल खतरे के समय लोकदल के प्रवक्ता ये कहने का दुस्साहस कर रहे हैं कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, एक भी किसान को नहीं हुआ सिंघू बॉर्डर पर। और इस तरह की बात कह करके वो ये भ्रम फैलाना चाहते हैं, इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं समाज में कि लोगों जमा ना डरियो किम्मे कोनी, ये तो सरकार की साजिश है। अगर साहब साजिश है लोहान साहब,
तो फिर आपको वेंटिलेटर क्यों चाहिए? आप वेंटिलेटर के लिए क्यों तड़प रहे हैं? आप वेंटिलेटर ना होने की फर्जी खबरें क्यों प्रचारित कर रहे हैं चैनल पर बैठकर? ऐसे ही कांग्रेस की लीडरशिप कितनी महान है। संकट के इस दौर में पहले वे कहती हैं कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है, पहले तो वैक्सीन नहीं आई, वैक्सीन नहीं आई, वैक्सीन नहीं आई, ये चिल्लाए। जब वैक्सीन आ गई तो इन्हीं के कुछ लीडर वैक्सीन पर सवाल खड़े करते दिखाई दिए। जब वैक्सीन के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए था, तब इनके लीडर छिपते घूम रहे थे कि वैक्सीन ये वैक्सीन तो मार डालेगी, इसमें तो मोदी की साजिश है। इस तरह की बातें भी प्रतिपक्ष के लोगों ने फैलाई और अब चैनल पर बैठकर वेणु जी और उनके मित्र ये कह रहे हैं कि वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन की कमी की फर्जी बातें फैला करके बवाल खड़ा मेरे पास वक्त कम है चौहान जी, मुझे और लोगों से भी जवाब लेना है। वेणु अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे है कि ठीक है, अगर बीजेपी की रैलियों में भीड़ जुटी तो कांग्रेस इसमें कहां कम थी? आपकी तरफ से अपने एंड से क्या कोशिश हुआ? विपक्ष ने बड़ी रैलियां क्या नहीं की? विपक्ष जहां पर सत्ता में है, जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर क्या कोरोना नहीं फैल रहा है? क्या वहां पर डेथ्स नहीं हो रही हैं? वेणु जी, हर वक्त शुरू से आखिर तक केवल पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रियल डर है और आज जो ये महामारी फैली हुई है, हम सबको आगे बढ़कर इसको रोकने में कामयाबी हासिल करनी चाहिए और यह एग्जाम्पल पूरी दुनिया के आगे रखना चाहिए कि इंडिया, भारतवर्ष ने इसको काबू में कर लिया। ये बिल्कुल हम सब की मिलीजुली जिम्मेदारी है, चाहे हम वो सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा करें, चाहे हम मास्क के द्वारा करें, चाहे हम वैक्सीन के द्वारा करें। लेकिन जो भ्रम फैलाया जा रहा है, देखिए अगर घर में बाप शराब पीता और बेटे को अपनी सलाह दे कि बेटा शराब ना पिए और उसी के सामने बैठकर शराब पी रहा हो, तो क्या बेटा उस बात नहीं वेणु जी, मेरे पास वक्त मैं जल्दी संक्षेप में जानना चाहूंगा, क्या वैक्सीनेशन को लेकर जो आप पर आरोप लगे हैं, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने जो बयान दिया, राजस्थान में जो कोवैक्सीन को लेकर बयान दिए गए, इससे क्या मनोबल लोगों का टूटा नहीं वैक्सीनेशन के लिए? और देखिए, जैसे मेरे भाई वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि बंगाल की रैलीज को भी वो समझ रहे हैं, कुंभ को भी समझ रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं आप लोग आदेश क्यों नहीं वहां पर चलाते हैं कि इस तरह की भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए? जब आप वहां पर आदेश करेंगे, कड़े नियम करेंगे, तो अपने आप ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। लोहान साहब, मैं आपका रुख करूंगा। फिलहाल जो बड़ा आरोप आप पर लगाया जा रहा है इनेलो पर कि आप लोग कोरोना को मानते नहीं, लेकिन कोरोना से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार की जवाबदेही तय कर रहे हैं। सर देखिए, अगर हम कोरोना को नहीं मानते तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ मान रही है? इन्होंने अब पिछले दिनों 9 अप्रैल को ये कहा था कि हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाएंगे और भीड़ इकट्ठी करके जयंती मनाएंगे। तो वो क्या था? ये वो ड्रामा नहीं था। अब ये कह रहे हैं कि हम हर जिले में मीटिंग करके किसानों को समझाएंगे, तो वो क्या है? और मैं ये नहीं कह रहा कि वेंटिलेटर की कमी इन्होंने नहीं करी, आपकी सरकार में बैठे आपके डॉक्टर की बयान है कि वेंटिलेटर की कमी है हिसार और जींद के अंदर। आप इन बातों को दरकिनार करके आप ये क्यों नहीं करें कि हाँ कुछ कमियां हैं हमारे अंदर और हम ठीक करेंगे? आप 11 बजे तक शराब के ठेके खोलने की बात करें और लॉकडाउन 10 बजे तक का है, क्या ये गलत बात नहीं है सर? भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी गलत नहीं है? तो जब आप कह रहे हो कि ये चीज है, तो फिर ये दोहरा चरित्र किस बात का है? मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहूंगा चौहान जी। डॉक्टर नरेश, अगर सेकंड वेव से हमें बचना है और खुद को बचाना है, तो एक छोटी आपकी तरफ से सुझाव या हिदायत कोई? जी बिल्कुल, आपके माध्यम से पूरे आपके दर्शकों को एक सिंसियर अपील करना चाहूंगा कि प्लीज इसको बहुत सिंसियरली लें। ये कोई एक मामला नहीं है, ये कोविड की सेकंड वेव बहुत गंभीर वेव है, बहुत इन्फेक्शियस है और आप पहले तो घर से अनावश्यक ना निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। आपने हाथों की सफाई सैनिटाइजर या साबुन पानी से करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश आपका, रणवीर लोहान जी आपका, वेणु जी आपका, चौहान साहब आपका और साथ साथ भाटिया जी आपका भी। तो कोरोना की अगर पहली वेव को देश रोकने में कामयाब रहा तो आपकी कोशिशें थी, और अगर सेकेंड वेव में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं तो वो भी आपकी कोशिश थी। आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है, आपके अपनों की सुरक्षा आपके अपने हाथों में है, तो कोशिश करिए इसके लिए। तमाम नियम कायदे वही हैं, उनका पालन करिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।